सो हम फाइनली सेक्शन बी के ऊपर आ गए हैं। तो हमारे पास सेक्शन बी में 17 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। द लीग ऑफ नेशंस वॉज स्टेबलाइज्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ओके, तो हमें यहाँ पे बताना द लीग ऑफ नेशन, इसे क्यों स्टेबलाइज किया गया, मतलब स्थापित किया गया, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर दिया गया है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल द नेशंस फेल्ट दैट सच अ वार शुड नॉट हैपन अगेन। कहने का अर्थ ये है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि वापस से विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तकनीक की स्थापना करनी पड़ेगी। एंड आगे लिखा हमारे पास, एंड सम मेजर नीड्स टू बी टेकन टू अचीव दैट एंड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ द नेशंस वॉज स्टेबलाइज्ड आउट ऑफ दिस थिंकिंग। कहने का अर्थ ये है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वापस से विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था ना, उसने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी, क्योंकि अगर दो देशों के बीच में अगर बातचीत करके निपटारा किया जा सकता है तो शांति से जस्ट क्लियर कर दिया जाए, तो ये लीग ऑफ नेशन को स्थापित किया गया, क्योंकि ये दो देशों के बीच की जो बातचीत होगी, उलझने होंगी, अगर भेदभाव होंगे, उनको दूर करेगा, जिस वजह से क्या वापस से कोई विश्व युद्ध ना हो। ओके, सो आई होप ये वाला द लीग ऑफ नेशन आपको मालूम पड़ गया हो। चलते हम सीधा क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। यहाँ पे लिखा है, इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इन 15 to 20 वर्ड। 15 से 20 वर्ड में हमें बताना है इनको इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले हमारे पास है वीर सावरकर। ओके, वीर सावरकर क्या दिया हमारे पास, वीर सावरकर वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर। ठीक है, वीर सावरकर भी कौन थे, एक फ्रीडम फाइटर थे जो आज़ादी के लिए लड़े थे। फिर ये इनके साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे, एक लॉयर भी थे, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, एंड फॉर्मुलेटर ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुत्व। ठीक है, तो मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि ये एक हिंदू भी थे। एंड अब यहाँ पे क्या दिया हमारे पास कि ही वॉज बॉर्न ऑन 28/18/83 इन द विलेज ऑफ भागपुर। इनका जन्म 28 मई 1883 में हुआ था भागपुर गांव में। एंड नासिक एंड डाइड ऑन February 26, 1966 बॉम्बे, नाउ मुंबई। कहने का अर्थ ये, और इनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 में हुई थी बॉम्बे में, मतलब जिसे अब मुंबई कहा जाता है। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं सीधे जनरल डायर की। जनरल डायर की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है, द फुल नेम ऑफ जनरल डायर इज रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ओके, ये इनका पूरा नाम है। बॉर्न ऑन अक्टूबर 9 अक्टूबर 1864 एंड ही इज़ वेल नो फॉर हिज रोल इन द जलियांवाला बाग मस्करे ऑफ 1919। देखो ये जो है ना कब फेमस हुए, जब है ना जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये जाने पहचाने लगे थे। एंड आगे लिखा है हमारे पास कि ही सर्व एज एन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और ये जो जनरल डायर थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। एंड आगे लिखा है, अ रोल ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम फॉलोइंग द इंसिडेंट्स। मतलब इनका जो रोल था, इनको मतलब ना पूरी तरीके से मतलब बोल सकते हैं हम, इस घटना के बाद उन्हें इस भूमिका से हटा दिया गया। कहने का अर्थ ये कि जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था ना, उसके बाद ये जो ऑफिसर थे उन्हें रिमूव कर दिया था इस इंसिडेंट के बाद। ओके, सो आई होप जनरल डायर का भी हमको मालूम पड़ गया हो। चलते हम सीधा चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं। तो बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद बॉर्न जुलाई 23, 1906। कहने का अर्थ ये कि चंद्रशेखर का आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था, भादरा इंडिया। ठीक है, मतलब भादरा में हुआ था, जो कि इंडिया के अंदर ही था। एंड आगे लिखा है, डाइड फरवरी 27, 1931, और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई थी इलाहाबाद में। एंड आगे दिया है, इंडियन रिवॉल्यूशनरी हु ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड अ बैंड ऑफ मिलिट्री यूथ ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उग्रवादी युवाओं के एक दल को संगठित और नेतृत्व किया। कहने का मतलब ये है कि ये भी एक रिवॉल्यूशनरी, मतलब हम बोल सकते हैं क्रांतिकारी थे। ठीक है, ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे जो आज़ादी के लिए लड़े थे। एंड आगे दिया हमारे पास कि आज़ाद वॉज ड्रो इनटू द इंडियन नेशनल मूवमेंट एट यंग एज। कहने का अर्थ ये है
कि आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया गया था, और ये एक युवा अवस्था थी इनकी। ओके, सो आई होप चंद्रशेखर आज़ाद को भी आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना था इनके बारे में। चलिए, तो अब बात करते हैं अरबिंदो घोष की। तो अरबिंदो घोष कौन थे, इनकी चर्चा करते हैं। तो ही वॉज अ पोइट, ये कवि थे, थिंकर, फ्रीडम फाइटर, योगी एंड स्पिरिचुअल लीडर। कहने का अर्थ ये है कि एक ये विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, योगी और आध्यात्मिक एक नेता भी थे। ओके, एंड आगे लिखा है ही वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त 1872 इन कोलकाता, और इनका जन्म 1872 में हुआ था, 15 अगस्त 1872 में हुआ था कोलकाता के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल में। एंड आगे दिया है लेट अस रीड अबाउट श्री अरबिंदो घोष अर्ली लाइफ, फैमिली and achievement, education and work etc. Sri Aurobindo Ghosh is also known as Aurobindo Ghosh and also spelled as Arvinda। कहने का अर्थ ये है यहाँ पे कि अच्छा, इनकी बात नहीं की ना हमने, कोई बात नहीं। श्री अरबिंदो को अरबिंदो घोष के नाम से भी जाना जाता है, और इनका नाम अरविंदा भी है, ठीक है, मतलब अरविंदा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इतना ही जस्ट मैंने शायद तक है ना थोड़ा पेंडिंग छोड़ दिया है, कोई नहीं, आप है ना अपने हिसाब से थोड़ा बहुत और ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। 19 मैंने अलग तैयार किया है, जस्ट मैं उसको अटैच कर देता हूँ उस वीडियो को। ओके, कि व्हाट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ओके, सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड व्हाई डिड इंडिया नॉट साइन दिस ट्रीटी। कहने का अर्थ ये है कि ये जो लिखा है ना हमारे पास न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये क्या होता है और इसे इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया था इस ट्रीटी को। तो देखो, इसके मेन पॉइंट्स हम उससे समझते हैं, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। देखो, सबसे पहले ये 3 हमारे पास मेन पिलर है, आपने 3 समझ लिए ना, तो आपको आगे लिखना आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रिवेंट द स्पीड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी। कहने का अर्थ ये, सबसे पहले तो ये जो ट्रीटी थी वो इंटरनेशनल ट्रीटी थी, जिससे कोई भी कंट्री साइन कर सकती थी। दूसरी बात, इस ट्रीटी का जो काम था ना वो ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स टेक्नोलॉजी को रोकना, ठीक है, मतलब कोई भी जो देश है वो अपने न्यूक्लियर को और ज़्यादा ना बढ़ाए, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ना करे उन चीज़ों को। और दूसरा पॉइंट हमारे पास टू प्रमोट कॉर्पोरेशन इन पीसफुली यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। कहने का अर्थ है अगर किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो उसका पीसफुली यूज़ करना, ठीक है। पीसफुली मतलब क्या है, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहीं पर, ऐसा नहीं है कि आपने किसी पर भी मतलब उठाया और बम करके फोड़ दिया, ऐसा नहीं, जस्ट पीसफुली यूज़ करना है, ठीक है, शांतिपूर्वक। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज़ द मेन गोल। देखो, डिसआर्मामेंट यहाँ पे क्या दिया गया है, डिसआर्मामेंट का मतलब होता है अगर किसी भी कंट्री के पास, अगर उनके पास वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है, तो उससे प्रॉपर तरीके से हटना, कुछ भी हो जाए उसका यूजेस ना करना, ठीक है। तो एक तरह का मतलब क्या है, उसे छोड़ देना न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। तो ये 3 मेन गोल थे हमारे पास। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया गया द एनपीटी। एनपीटी का मतलब यही होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। इसमें क्या लिखा है हमारे पास, नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स एग्री नेवर टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स एंड एनपीटी। देखो, कहने का अर्थ ये है ना कि कोई भी जो कंट्री है वो अपने वेपन्स को एक्वायर नहीं कर सकती, हायर नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब उसे बढ़ावा नहीं दे सकती। एंड एनपीटी न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट इन एक्सचेंज एग्रीज टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ पीसफुली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एम्ड एट अल्टीमेटली एलिमिनेशन टू देयर न्यूक्लियर arsenals। देखो, कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उनके जो बेनिफिट्स है वो दूसरे कंट्री को भी मतलब प्रोवाइड करना, ठीक है, ये इस ट्रीटी का काम था। दूसरी बात, खासकर इसका काम यही था कि मतलब है ना अगर यहाँ पे ज़्यादा यूज़ पड़े, बहुत ज़्यादा मतलब है ना ऐसा लगा कि मतलब अब यूज़ करना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, तो ही उसका पीसफुली यूज़ करना है, वरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, छोड़ ही देना एक तरह का। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया था। देखो, आपको मालूम पड़ गया होगा कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है हमारे पास, ठीक है। अब बात ये आती है ना कि इंडिया ने इसे क्यों नहीं साइन किया था। सो सबसे पहले लिखा है हमारे पास एनपीटी इज डिस्क्रिमिनेटिंग। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है कि इंडिया को ऐसा लगा था कि जो एनपीटी है वो एक तरह का हम बोल सकते हैं, जस्ट वेट, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं ना, भेदभाव करना, ठीक है। ये एक जो ट्रीटी है वो एक भेदभावपूर्ण ट्रीटी है। यहाँ पे लिखा है एनपीटी रिकॉग्नाइज
only those countries as possessing nuclear weapons who has tested nuclear device before 1970। कहने का अर्थ ये ट्रीटी का कहने का ये था कि अगर पावरफुल कंट्री वही बन सकती है इस ट्रीटी के दौरान जिसने 1970 से पहले न्यूक्लियर अपने बनाए हो और परीक्षण भी किए हो। बट इंडिया ने यहाँ पे क्या है, जो परीक्षण किए थे ना वो 1970 के बाद किए थे। तो इस ट्रीटी का कहना ये था कि इंडिया अगर इस ट्रीटी को साइन करती है तो भी वो पावरफुल और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं कहलाएगी, ठीक है, पावरफुल कंट्री नहीं कहलाएगी। अगर उसके पास होंगे तो उसे सारे के सारे वेपन्स छोड़ने पड़ेंगे। सो यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, दस इफ इंडिया 1974 एंड 1998 साइन एनपीटी इट वुड बी कंसिडर्ड अ नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट और विल हैव टू फेस सेक्शन। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये जो इंडिया है इस ट्रीटी को साइन करता है तो उसे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इंडिया तो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अगर ये आसपास में उसके, देखो मैं आपको आगे समझाता हूँ फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, ये पहले से लिखा है, ये चाइना और पाकिस्तान, मैं इन्हीं की बात करने वाला था। देखो, प्रेजेंस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान मेक्स इट मैंडेटरी फॉर इंडिया टू कीप अ मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंट। कहने का अर्थ ये है कि ये जो बाजू में है पड़ोसी देश हैं, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान, ये ऐसे देश हैं अगर इन्होंने हमला कर दिया इंडिया के ऊपर तो इंडिया को अपने बचाव के लिए तो रखना पड़ेगा ना। लेकिन इस ट्रीटी का कहना क्या था कि पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको छोड़ देना। अब इंडिया अगर ऐसा छोड़ देगी तो अपने बचाव के लिए वो क्या रखेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या किया, इंडिया ने इससे साइन नहीं किया। बोले जब हमें मतलब ना वेपन स्टेट नहीं माना जा रहा है तो मतलब ही क्या है, इससे अच्छा इसको नहीं करते साइन, ठीक है। सो आगे क्या लिखा हमारे पास, सो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज नो फर्स्ट यूज एंड इट हैज़ शोड to the world that it will use nuclear power only for peacefully purpose but NPT will not allow India to possess weapons। कहने का अर्थ ये है, देखो इंडिया ने क्या है ना 1970 से पहले यूज़ नहीं किया था न्यूक्लियर वेपन्स को, इसी वजह से इस पॉलिसी के दौरान उसे कोई भी वेपन्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे इस मतलब ट्रीटी के दौरान इंडिया को। और इसी वजह से क्या है, इंडिया अपने बचाव के लिए तो रखना चाह रहा था और ये भी मान रहा था अगर हमारे पास वेपन्स हैं तो हमें माना जाए न्यूक्लियर ये कंट्री, ठीक है, लेकिन नहीं माना जा रहा था इस ट्रीटी के दौरान, इसीलिए क्या किया था इंडिया ने बिल्कुल भी साइन नहीं किया था। सो आई होप ये आपको एनपीटी का मतलब मालूम पड़ गया हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम बात करेंगे डुअल सिटीजनशिप, इसे मैं एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे लिखा है डुअल सिटीजनशिप और मल्टीपल सिटीजनशिप इज व्हेन अ सिंगल पर्सन इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिटीजन ऑफ 2 और मोर कंट्रीज एट द सेम टाइम। कहने का अर्थ ये, पहले डुअल सिटीजनशिप का मतलब समझ लीजिए। डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है 2 देशों की नागरिकता, ओके। कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति 2 देशों की नागरिकता रख सकता है। यहाँ पे दिया है डुअल सिटीजनशिप और मल्टीपल सिटीजनशिप इज व्हेन अ सिंगल पर्सन इज लीगली, मतलब कानूनी तौर पर 2 देशों की नागरिकता रख सकता है एक ही समय में, ओके। एंड आगे लिखा है नॉट ऑल कंट्रीज अलाउ देयर सिटीजनशिप्स टू होल्ड डुअल सिटीजनशिप, और सारी की सारी कंट्री ये अलाउड नहीं करती हैं कि 2 देशों की नागरिकता तुम रखो, ओके। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं, ओके, मतलब दोहरी नागरिकता भी बोलते हैं हम इसे, ओके। सो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया हो। बात करते हैं हम रिपब्लिक की। तो यहाँ पे दिया है कि अ रिपब्लिक, देखो रिपब्लिक का हिंदी का मतलब होता है गणतंत्र, ठीक है, मतलब जब है ना ये संविधान लिखा गया, ठीक है, तो अब ये किस तरीके से हमारे पास संविधान चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या है, तो अ रिपब्लिक इज अ कंट्री वेयर पावर इज हेल्ड बाय द पीपल और द रिप्रेजेंटेटिव दे इलेक्ट। कहने का अर्थ ये है, रिपब्लिक का वैसे हिंदी का मतलब होता है गणतंत्र। अब इसको समझते हैं। देखो रिपब्लिक एक ऐसा देश है जहाँ पे उनकी जो पावर होती है ना वो उनके लोगों में होती है, उनके मतलब लोगों के अंदर होती है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है अपना जो नेता है ना वो खुद से चुन सके। एंड आगे लिखा है रिपब्लिक हैव प्रेसिडेंट्स हु आर इलेक्टेड एंड रेदर देन किंग और क्वीन, मतलब राजा और रानी के अलावा यहाँ पे जो पब्लिक होती है ना वो अपने प्रेसिडेंट को खुद चुनती है, ठीक है। एंड आगे लिखा है कि इन 1918 ऑस्ट्रेलिया बिकेम अ रिपब्लिक, और 1918 में ऑस्ट्रेलिया भी एक गणतंत्र राज्य बना, ओके। सो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया हो। रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक का मतलब ये है ना कि कोई भी व्यक्ति अपना नेता खुद से चुनता है, ठीक है, तो वो एक तरह के पूर्ण तरीके से आज़ाद है क्योंकि वो खुद चुन रहा है वो, ओके। सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया हो। बात करते हैं हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो
तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो बात करते हैं सीधा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। अब संविधान क्या है उसे हम समझते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिटरमाइंड हाउ अ कंट्री और अ स्टेट इज रन। कहने का अर्थ ये है कि संविधान मौलिक नियमों के कर्तव्यों से मिलकर बना है, जिससे निर्धारित किया जाता है कि देश को कैसे या फिर देश या राज्य को कैसे चलाया जाए। एंड आगे दिया है almost all constitution are codified and which simply means they are written down clearly in a specific document called the constitution। देखो कॉडिफाइड का मतलब है कि ये जितनी भी मतलब है ना संविधान है या फिर जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, वो सारी की सारी एक लिखित डॉक्यूमेंट के अंदर है। ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा ही है कि विच सिंपली मीन्स दे आर रिटन डाउन क्लियरली इन अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक लिखित दस्तावेज है जिसे हम संविधान कहते हैं। ओके, सो आई होप ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको मालूम पड़ गया हो। कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा साधा मतलब है कि ये ऐसे रूल्स हैं जिनके द्वारा ये मालूम पड़ता है कि राज्य को किस प्रकार से और कैसे चलाया जाए। ओके, सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया हो। बात करते हैं हम सीधा पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो बात करते हैं हम पार्लियामेंट सिस्टम की। यहाँ पे दिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पार्टी or a coalition parties with the greatest representation in parliament legislature form the government and its leader becoming prime minister और chancellor। आप समझना, मैं आपको हिंदी में प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप जिसमें पार्टी का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है, मतलब इनमें पार्टी को बनाया जाता है एंड संसद सरकार बनाती है, उसका नेता बनता है प्रधानमंत्री या चांसलर। देखो प्रधानमंत्री या चांसलर मतलब क्या? देश को चलाने वाला। ठीक है, एंड आगे लिखा है हमारे पास कार्यकारी कार्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। ओके, सो आई होप ये वाला भी आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पार्टी को बनाया जाता है, पार्टी को बनाया जाता है, उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है और इसके द्वारा ही प्रधानमंत्री को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा है क्या कि विच रीजन डज द गिवन पिक्चर रिप्रेजेंट एंड राइट अबाउट इट्स स्टैपल फूड एंड द लैंग्वेज। हमें क्या करना है, ये जो चित्र दिया है ना, इसके स्टैपल फूड, इसकी लैंग्वेज और इसके ये किस चीज़ की पिक्चर है उसके बारे में हमें बताना है। तो हम चलते नीचे, यहाँ पे लिखा है द पिक्चर गिवन इज द कुंभ मेला हेल्ड इन प्रयागराज इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। ये एक पिक्चर कुंभ मेला की है जो कि प्रयागराज में मतलब हुआ है। ठीक है, एंड जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। अगर इसके फेस्टिवल की बात करें तो द मेन फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ होली। उसका सबसे ज़्यादा जो मनाने वाला फेस्टिवल है या फिर पॉपुलर फेस्टिवल है वो होली है। एंड कथक इज़ अ पॉपुलर डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, और कथक वहाँ का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बोल सकते हैं या फिर मतलब विश्वविख्यात बोल सकते हैं डांस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस एंड एक्सेट्रा, मतलब होली के साथ साथ ये सारे त्यौहार भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। एंड आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और ये सारे के सारे मेन फेस्टिवल है नॉर्थ इंडिया के जो क्या है मनाए जाते हैं। और इनकी फेयर्स की बात करें तो यहाँ पे दो मेन फेयर्स हैं, एक तो कुंभ मेला और दूसरा माघ मेला। आर फेमस फेयर इन प्रयागराज इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कुंभ मेला और माघ मेला ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस है यूपी के अंदर। सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया हो आपका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। यहाँ पे लिखा है इफ़ द कार ड्राइवर डू नॉट पुट ऑन सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग देन। कहने का अर्थ ये है कि कोई कार ड्राइवर है, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया है और वो कार को चला रहा है, तो उस सिचुएशन में उसके साथ क्या होगा उसके बारे में हमें बताना है। यहाँ पे लिखा है व्हेन यू ब्रेक ऑल द सडन इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट एंड योर फेस इज बाउंड टू हिट अगेंस्ट द विंडशील्ड। कहने का अर्थ ये है कि जब आप अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो यदि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो आपका चेहरा ना एक विंडशील्ड से टकराया जाएगा, या फिर बोल सकते हो कि जो आपकी स्टेयरिंग होती है उससे टकरा जाएगा। ठीक है, और द सीट बेल्ट स्टॉप दिस इनर्शिया। और देखो आपने देखा ही होगा कि अगर आप नॉर्मली बस में बैठे हुए हो और अचानक से बस वाला ब्रेक लगाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, तो ये चीज़ का ये एक इनर्शिया है
कि आप पहले क्या एकदम प्रॉपर तरीके से बैठे हुए हो और अचानक से उन्हें ब्रेक लगाई, तो आप क्या पहले मोशन में थे और इसी वजह से आप आगे चले जाओगे। तो इस चीज़ को क्या रोकता है सीट बेल्ट, जिससे क्या है मतलब कोई भी मतलब हादसा होने से बचा जा सकता है। एंड आगे लिखा है इफ़ योर कार इज गोइंग एट 60 mph एंड योर फेस विल बी सेव्ड फ्रॉम दिस इम्पैक्ट। कहने का अर्थ यह है कि जब आप 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हो तो इस इम्पैक्ट को वो सीट बेल्ट क्या करता है, रोक लेता है, बचा लेता है आपको। एंड आगे लिखा है कि द विंड शील्ड मे फॉल अपार्ट बट यू विल रिमेन सेफ एंड सीटेड। कहने का अर्थ ये है कि विंड शील्ड टूट कर गिर सकती है, लेकिन आप सुरक्षित और बैठे रहेंगे। समझ के चलो कि अगर मतलब वहाँ पे जो शीशा वगैरह है वो भले टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप सुरक्षित रहोगे वहाँ पे अगर सीट बेल्ट को लगाते हो। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है? तो देखो यहाँ पे लिखा है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टिगेट द ऑफिशियल एंड फाइंड्स एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग। यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये किसी भी भवन का प्रतिनिधि है, ओके, और इसके खिलाफ सबूत मिलते हैं, ठीक है, तो इसे अपने पद से हटाया जाए या बरी किया जाए, ये सब इम्पीचमेंट है, ठीक है। जिस मैं आगे बताता हूँ आपको और समझाता हूँ कि द हाउस वोट ऑन आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट विच आर चार्ज अगेंस्ट द ऑफिशियल एंड इफ द आर्टिकल पास द ऑफिशियल इज इम्पीचमेंट एंड स्नेट होल्ड अ ट्रायल टू डिसाइड वेदर टू कॉन्विक्ट एंड एक्वेट द ऑफिशियल। मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ सीधा कि ये जो इम्पीचमेंट है ना, ये उस प्रतिनिधि के पोस्ट से हटाने की मांग एक तरह की, ठीक है, कि यहाँ पे जो इम्पीचमेंट एक ऐसा रूल है एक मतलब संविधान के अंदर, जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है, मतलब कोई प्रतिनिधि है, कोई नेता नगरी के अंदर है, अगर वो गलती करता है, जैसे समझ के चलो कि अगर वो किसी भी टाइप की गलती करता है, वो गलती अगर हो सकती है, जैसे हमारे पास क्या है, अब बोल सकते हो कि अगर वो किसी संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, या फिर वो कहीं दुर्व्यवहार करता है, तो अगर ऐसी चीज़ें वो करेगा ना, तो उसे हटा दिया जाएगा। तो उसी प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। और वो चीज़ डिपेंड होता है किसके ऊपर, एक सीनेट के ऊपर। ये सीनेट एक वो जनता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो लोग हैं जो इसे डिक्लेयर करते हैं कि उसे हटाया जाए या रखा जाए उस पोस्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ द सीनेट कन्विक्ट द ऑफिशियल बाय द 2/3 मेजोरिटी, मतलब 2/3 लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि ये आरोपी है, इसे अपने पद से हटा दिया जाए, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो यहाँ पे लिखा है ड्रो द साइकिल ऑफ सीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको साइकिल तैयार करना है, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से करना है, और कौन से मंथ में कौन सा सीज़न रहता है वो सब आपको दिखा के करना है। अगर आप ये फिगर तैयार नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आप टेम्प्रेरी तैयार करके जस्ट इससे काम चला सकते हो। सो आई होप ये वाला भी आपको क्लियर हो गया हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म्स इन 15 to 20 वर्ड। 15 से 20 वर्ड में हमें बताना है। यहाँ पे दिया है मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिया गया है मिनरल्स आर फिजिकल सब्सटेंस दैट आर एक्सटेंडेड बाय डिगिंग फ्रॉम माइंस, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि जो खनिज एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ सम यूजफुल मिनरल्स, और कुछ है ना उपयोगी जो पदार्थ हैं जैसे आयरन, मीका, कोल, बक्साइट, सॉल्ट, जिंक, लाइमस्टोन, मतलब चूने वगैरह। तो ये सारे क्या है, ये खनिज ही हैं, ठीक है, ये सारे के सारे खनिज ही हैं। ओके, सो आई होप मिनरल्स आपको मालूम पड़ गया हो। अब हम बात करते हैं बैंगर। बैंगन की बात करते हैं, बैगर। बैंगर की बात करते हो। यहाँ पे लिखा है कि बैंगर इज अ लेस, जस्ट वेट, हाँ, what okay, Bengal is a less fertile soil and it is an old alluvial soil। देखो ये जो बैंगर है ना, वो एक सॉइल है, वो बहुत ही कम उर्वरक वाली सॉइल होती है जहाँ पे फसलों को आसानी से उगाया नहीं जा सकता। एंड यहाँ पे बोला ये एक एलुवियल सॉइल ही है, एलुवियल सॉइल। और बैंगर एरियाज आर लेस प्रोन टू फ्लडिंग बट आर यूजुअली मोर सैंडी एंड लेस फर्टाइल एज वेल। देखो ये एक ऐसी मिट्टी है ना जो पानी से बह के मतलब आती है फ्लड के द्वारा, ठीक है। एंड आके लिखा है कि दे कंसिस्ट ऑफ हायर कॉन्क्रीटेशन ऑफ कंकर एंड नोड्यूल्स एंड दे आर स्लाइटली एलिवेटेड टेरेसेस। कहने का मतलब ये है ना कि ये सारी कंक्रीट से मिलकर होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़, मतलब कहने का मतलब ये जो मिट्टी है ना वो बनी होती है कंकड़ और नोड्यूल से बनी होती है, जो पत्थर वगैरह नहीं होते इस टाइप से, क्योंकि जो बह के आता है ना
उसके अकॉर्डिंग। अब आगे लिखा है दे आर स्लाइटली एलिवेटेड टेरेस, और ये एक ऐसी जगह से मतलब आती है जहाँ पे मतलब क्या होता है कि ये ढलान वाले इलाके होते हैं, उस जगह से वो बह के आती है, वो एक बैंगर मतलब मिट्टी है, ठीक है। सो आई होप आपको मालूम पड़ गया कि बैंगर किसको बोला जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। यहाँ पे लिखा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट के हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, ठीक है। जैसे कॉनिफेरस ट्रीज हैव लीव्स विच आर वेरी थिन एंड इन द शेप ऑफ नीडल। तो जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं ना, इनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं और एक सुई के शेप के होते हैं। एंड दीज ट्रीज डोंट बियर फ्लावर बट प्रोड्यूस कॉर्न एंड हैंड्स आर कोल्ड कॉनिफेरस ट्रीज। कहने का अर्थ ये कि इनके पेड़ पर, ठीक है, कॉनिफेरस पेड़ पर कोई फूल नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ कॉर्न टाइप का रहता है, एंड इसी वजह से इसे कॉनिफेरस ट्रीज बोला था, बिकॉज कॉर्न। एंड आगे लिखा है दीज ट्रीज ग्रो इन एरिया विथ स्नोफॉल, मतलब जहाँ पे बर्फ ज़्यादा गिरती है वहीं पर ऐसे पेड़ ज़्यादा उगते हैं। एंड हैंस दीज ट्रीज हैव नीडल लाइक लीव्स एंड विच डू नॉट अलाउ द स्नो टू रेस्ट ऑन देम। कहने का मतलब ये है कि इनके जो पत्ते वो नीडल टाइप के इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर बर्फ को नहीं रुकने देते, ठीक है। एंड आगे लिखा है कि द ट्री इट सेल्फ शेप्ड इन सच वे दैट द स्नो स्लिप डाउन द साइड्स। और इस प्रकार के पत्ते होते हैं जिससे क्या होता है जो बर्फ टिक ही नहीं पाती वो स्लिप होके नीचे गिर जाती है। ओके, सो आई होप आपको ना ये कैरेक्टरिस्टिक मालूम पड़ गए होंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट के। चलते हैं हम सीधा सेक्शन नंबर सी के ऊपर।